नमस्कार, स्वागत है आपका लोकतंत्र 2017 में। मैं हूं दीपक डोभाल। शुरुआत हेडलाइंस के साथ। समाजवादी पार्टी के चुनाव चिन्ह पर फैसला सुरक्षित। साइकिल पर 5 घंटे चुनाव आयोग में सुनवाई। दोनों पक्षों ने जताया दावा। पंजाब में बीजेपी, शिरोमणि अकाली दल और आम आदमी पार्टी के कई नेता कांग्रेस में शामिल। प्रदेश अध्यक्ष अमरिंदर सिंह का पार्टी की लहर का दावा। गोवा में महाराष्ट्रवादी गोमांतक पार्टी ने जारी की उम्मीदवारों की सूची। प्रदेश क्रिकेट एसोसिएशन के सचिव विनोद फड़के को टिकट। बीजेपी कांग्रेस के कई बागी भी लिस्ट में। और मणिपुर में नगा आंदोलन बड़ा चुनावी मुद्दा। अलगाववादी एनएससीएन और यूनाइटेड काउंसिल ऑफ मणिपुर आमने सामने। बीजेपी की केंद्र से हस्तक्षेप की मांग। और हमेशा की तरह आज भी हम अपने अलग अलग शहरों में मौजूद संवाददाताओं से बातचीत करेंगे, लेकिन सबसे पहले बात करते हैं गोवा की। तो गोवा की बात बाद में, फिलहाल उत्तर प्रदेश की सबसे पहले बात करते हैं, जहां समाजवादी पार्टी में जारी विवाद के मामले में चुनाव आयोग ने फैसला सुरक्षित रख लिया है। आयोग ने आज करीब 5 घंटे अखिलेश और मुलायम खेमे के वकीलों का पक्ष सुना। दोनों गुट पार्टी के चुनाव चिन्ह साइकिल पर दावा पेश कर रहे हैं। समाजवादी पार्टी विवाद मामले में शुक्रवार को चुनाव आयोग ने सुनवाई की। मुलायम सिंह यादव और अखिलेश यादव दोनों खेमों ने खुद को असली समाजवादी पार्टी बताया। अखिलेश यादव गुट का दावा था कि अधिकतर विधायक मुख्यमंत्री के साथ हैं, इसलिए पार्टी का चुनाव चिन्ह साइकिल उन्हें ही मिलना चाहिए। अब बहस तमाम मुद्दों पे हुई है, सभी मुद्दों पे बहस हुई। पहले आने दीजिए, रिजल्ट पे देखिए। सर, खबर ये आ रही है कि नेताजी मार्गदर्शक बने रहेंगे, ऐसा कुछ है क्या? हमारे संरक्षक नेताजी हैं। दैट इज समाजवादी पार्टी लेड बाय अखिलेश यादव, और दूसरी तरफ से मुलायम सिंह जी के वकील ने अपना पक्ष रखा कि ये सिंबल उनको मिलना चाहिए। और बहस के खत्म होने के बाद चुनाव आयोग ने कहा है कि हम जल्द से जल्द फैसला करेंगे। मुलायम सिंह यादव के खेमे ने पार्टी संविधान का हवाला देते हुए साइकिल पर हक जताया। साथ ही उन्होंने अखिलेश यादव की ओर से पेश किए गए हलफनामे की सत्यता पर भी सवाल उठाए। यही कहते रहे कि स्प्लिट है। हमारा कहना था स्प्लिट नहीं है, चुनाव इनवैलिड है। अब वो खुद न्याय करेंगे, कुछ भी नहीं। हम दोनों पार्टी को सुना गया, कोर्ट ने कहा हम न्याय करेंगे। सर, क्या आप लोगों ने और ऑर्डर रिजर्व कर लिया, दैट्स ऑल। एफिडेविट्स के बारे में आप लोगों ने कहा है कि ये बिल्कुल फर्जी है। चुनाव आयोग ने शुक्रवार को दोनों खेमों को अपना पक्ष रखने के लिए बुलाया था। इससे पहले आयोग ने अखिलेश यादव और मुलायम सिंह यादव को अपने समर्थक विधायकों, सांसदों और पार्टी नेताओं के हलफनामे जमा कराने को कहा था। अब इस मामले में अंतिम फैसला चुनाव आयोग को करना है। ब्यूरो रिपोर्ट, राज्यसभा टीवी। और लखनऊ से हमारे संवाददाता पंचानन मिश्रा इस वक्त हमारे साथ जुड़ चुके हैं। पंचानन, आयोग ने फैसला तो सुरक्षित रख लिया है, लेकिन फिलहाल इस पूरे विवाद का असर, और खासकर जो सिंबल की लड़ाई अब हो गई है, उसका असर कितना जमीन पर दिखाई दे रहा है? जी हाँ, देखिए दीपक, ये तो बात सही है। चुनाव आयोग इसका फैसला सुनाएगा और हो सकता है जल्दी सुना दे, लेकिन जो यहाँ जमीन पे लड़ाई दिख रही है उसमें यह है कि ज्यादातर, जैसा कि अखिलेश यादव ने दावा किया कि लोग उनके साथ हैं, वही यहाँ पर आपको उत्तर प्रदेश की राजधानी लखनऊ में भी वही नजारा नजर आता है कि ज्यादातर लोग युवा नेतृत्व के साथ जाना चाहते हैं। चुनाव आयोग को फैसला करना है कि सिंबल, अगर कोई विवाद होता है तो ये सिंबल फ्रीज हो सकता है, उसके लिए भी यहाँ पर तैयारी पूरी है। दोनों ही चाहे फैक्शन, उसमें अखिलेश यादव गुट जो है वो ज्यादातर वो कहा जाता, ये सुना जा सकता है उनके नेताओं की तरफ से कहते हुए कि हम उसके लिए भी तैयार हैं। उनका चेहरा सिर्फ अखिलेश यादव होंगे। हालांकि मुलायम सिंह को मार्गदर्शक बने रहने की बात करते हैं वो, लेकिन ये जो सबसे बड़ी बात यही है कि
दोनों ही स्थितियों के लिए लोग तैयार हैं। लेकिन जो सबसे बड़ी बात यहाँ दोनों पिता पुत्र के बीच में देखी जा रही है, जिसकी चर्चा यहाँ सबसे ज्यादा है, वो अविश्वास की है। उनको लगता है, सभी का ये दबी जुबान यही कहना है कि दोनों में अविश्वास है कि ये कुर्सी अगर अध्यक्ष बने रहते हैं या समाजवादी पार्टी का मालिकाना हक किसके पास जाता है, इसको लेकर जो अविश्वास है उसकी ये सारी लड़ाई है। और उसका निराकरण बहुत कुछ चुनाव आयोग के फैसले पर भी निर्भर जरूर करेगा। बहुत बहुत शुक्रिया पंचानन इस तमाम जानकारी के लिए। तो समाजवादी पार्टी में चल रही घमासान के बीच पार्टी के वरिष्ठ नेता और पूर्व केंद्रीय मंत्री अशोक प्रधान की बीजेपी में वापसी हो गई है। उन्होंने आज दिल्ली में विधिवत पार्टी में शामिल होने का ऐलान किया। अशोक प्रधान का जनसंघ के जमाने से बीजेपी से जुड़ाव रहा है। वो बीजेपी के टिकट पर 4 बार सांसद रहे। वाजपेयी सरकार में प्रधान 2 बार केंद्रीय मंत्री भी बने। इसके बाद बुलंदशहर सीट से टिकट कटने और पूर्व मुख्यमंत्री कल्याण सिंह के साथ विवाद के बाद अशोक प्रधान समाजवादी पार्टी में चले गए थे। AIMIM ने शुक्रवार को शामली के कैराना से अपने प्रचार अभियान की शुरुआत की। MIM प्रमुख असदुद्दीन ओवैसी ने अपने उम्मीदवार के समर्थन में एक चुनावी सभा को संबोधित किया। पार्टी ने उत्तर प्रदेश विधानसभा चुनाव के अभी तक के लिए कैराना विधानसभा सीट से मसीउल्लाह समेत 11 उम्मीदवारों के नाम का ऐलान किया है। कल तक उत्तर प्रदेश में आपके पास कोई मुतबादिल नहीं था, कोई ऑल्टरनेट नहीं था। आज एक मुतबादिल के तौर पर मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन आपके सामने है। पश्चिमी उत्तर प्रदेश का शामली जिला राजनीतिक नजरिए से काफी अहम है। जिले में किसान के मुद्दे, सांप्रदायिक ध्रुवीकरण और विकास की राजनीति की दिशा और दशा तय करते हैं। आइए डाल लेते हैं एक नजर शामली के चुनावी समीकरणों पर। दिल्ली से करीब 90 किलोमीटर दूर बसा शामली पहले मुजफ्फरनगर जिले का हिस्सा था। 28 सितंबर 2011 को शामली नया जिला बना। शामली जिले की आबादी करीब 13 लाख है और मतदाताओं की संख्या करीब 8,30,000। जिले में विधानसभा की 3 सीटें हैं, शामली, थाना भवन और कैराना। इनमें शामली विधानसभा क्षेत्र में 2,85,000 से ज्यादा मतदाता हैं। थाना भवन सीट पर मतदाताओं की तादाद करीब 2,76,000 है, जबकि कैराना विधानसभा सीट पर वोटरों की संख्या करीब 2,69,000 है। जिले में विकास, बेरोजगारी, पीने का पानी और खेती से जुड़ी परेशानियां बड़े चुनावी मुद्दे हैं। सबसे बड़ी समस्या तो यह है कि यहाँ पे रोजगार ही नहीं है, क्योंकि हम सब लोगों को रोजगार की सबसे ज्यादा जरूरत है। और सबसे बढ़िया प्रलोभन होता है इन लोगों का हमारे लिए कि आपको रोजगार देंगे, और चुनाव जीतने के बाद कोई रोजगार नहीं। यहाँ पे न बाईपास की कोई व्यवस्था है। शामली में दिन भर जाम लगा रहता है। इस शामली का नाम बाहर के लोग कहते हैं जामनगर। और दूसरी समस्या यहाँ पे है स्वास्थ्य चिकित्सा की। चिकित्सा की समस्या ये है सबसे बड़ी कि बीमारी तो आते हुए कोई टाइम नहीं लगता, इंसान को कोई भी बीमारी आ सकती है, लेकिन यहाँ पर ज़िले के हिसाब से अच्छे डॉक्टर्स अवेलेबल नहीं हैं, जिससे कि उनको समय पर उचित उपचार मिले। 2012 में हुए विधानसभा चुनाव में शामली से बीजेपी के सुरेश कुमार महज 265 वोट से जीते थे। दूसरे स्थान पर आरएलडी के अशरफ अली खान रहे। थाना भवन में कांग्रेस के पंकज मलिक ने समाजवादी पार्टी के वीरेंद्र सिंह को 3,741 वोट से हराया। कैराना में बीजेपी के हुकुम सिंह की जीत हुई थी। उन्होंने बीएससी के अनवर हसन को करीब 20,000 वोट से हराया। 2014 में हुकुम सिंह के सांसद बनने के बाद इस सीट पर उपचुनाव हुआ। उपचुनाव में समाजवादी पार्टी के नाहिद हसन ने जीत हासिल की। आज ऐसा कोई गांव नहीं है जिसमें लोग कैंसर से न मर रहे हों। मेरे द्वारा कम से कम 5 बार इस विषय को विधानसभा में उठाया गया। सरकार आश्वासन पर आश्वासन देती रही, लेकिन सरकार की घोर लापरवाही के कारण हजारों जानें चली गई। पीने के पानी की शुद्ध व्यवस्था, स्वच्छ पेयजल की व्यवस्था इस क्षेत्र में नहीं है। जो एक तरफ का बाईपास यहाँ बनना है, जो प्रोसेस में है, वो अधिकारियों के ढीले ढाले रवैये की वजह से नहीं हो पा रहा। किसान उसके लिए सहमति दे चुके हैं। हम लोगों ने प्रयास किया, बाईपास निर्माण का प्रयास किया, और ये वास्तव में बड़ी प्रॉब्लम है। लेकिन इसमें जिला प्रशासन की तरफ से उत्तर प्रदेश सरकार अगर चाहती भी तो भी जिला प्रशासन की ढीला डाली के वजह से काम हो नहीं पाया। शामली में सांप्रदायिकता इलाके के विकास और समस्याएं खत्म करने की राह में बड़ी चुनौती है। ट्रेनों का ठहराव, जाम की समस्या, कृष्णा नदी में बढ़ता प्रदूषण, बेरोजगारी, शिक्षा और पलायन इलाके की बड़ी समस्याएं हैं। इलाके में प्राथमिक चिकित्सा सुविधाओं का भी अभाव है और किसानों को उनकी उपज का सही दाम नहीं मिलता। इसके अलावा व्यापार से जुड़ी संभावनाएं तकरीबन ना के बराबर हैं। लोगों को उम्मीद है कि आने वाले समय में कभी न कभी ये मुद्दे वोटिंग का आधार जरूर बनेंगे।
ब्यूरो रिपोर्ट, राज्यसभा टीवी। और अब बात पंजाब की। पंजाब में तीसरे दिन 21 उम्मीदवारों ने नामांकन भरा। इनमें आम आदमी पार्टी के प्रवक्ता सुखपाल सिंह खेड़ा और शिरोमणि अकाली दल के नेता दर्शन सिंह समेत अलग अलग पार्टियों के कई आला नेता शामिल हैं। शुक्रवार को मिलाकर पंजाब में अब तक 51 उम्मीदवारों ने नामांकन पत्र भर दिया है। प्रदेश में 18 जनवरी तक पर्चे भरे जा सकते हैं, जबकि 19 को पर्चों की जांच होगी और 21 तक उम्मीदवार नाम वापस ले सकते हैं। सभी 117 सीटों पर 4 फरवरी को मतदान होना है। और इस बीच पंजाब में राजनीतिक खेमा बदलने का सिलसिला भी जारी है। इस मामले में प्रदेश में कांग्रेस को बड़ी सफलता हाथ लगी है। बीजेपी, शिरोमणि अकाली दल और आम आदमी पार्टी के कई नेताओं ने कांग्रेस का दामन थाम लिया। इनमें बीजेपी के तजुर्बेदार नेता और पूर्व मंत्री सतपाल गोसाई भी शामिल हैं। गोसाई के साथ बीजेपी नेता गुरदीप सिंह नीतू ने भी कांग्रेस का हाथ थाम लिया है। आम आदमी पार्टी की महिला इकाई की पूर्व अध्यक्ष मौर सिमरत कौर धालीवाल भी कांग्रेस में शामिल हो गई हैं। इसके बाद कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष कैप्टन अमरिंदर सिंह ने दावा किया कि पंजाब में कांग्रेस की लोकप्रियता और मजबूती के चलते दूसरी पार्टियों के नेता कांग्रेस में शामिल हो रहे हैं। इसके अलावा कांग्रेस ने 10 उम्मीदवारों की चौथी सूची भी जारी कर दी है। कुल मिलाकर कांग्रेस अब तक 110 उम्मीदवारों की सूची जारी कर चुकी है। पंजाब चुनाव के लिए तृणमूल कांग्रेस ने भी उम्मीदवारों की दूसरी सूची जारी कर दी है। दूसरी सूची में 10 उम्मीदवारों को टिकट दिया गया है। पार्टी का दावा है कि तीसरी सूची भी जल्द ही घोषित की जाएगी। असल में पंजाब में 18 जनवरी तक ही नामांकन भरने का वक्त है। ऐसे में तृणमूल कांग्रेस बाकी बचे उम्मीदवारों की सूची भी तैयार करने में जोर शोर से जुटी हुई है। और विशाल दहिया चंडीगढ़ से हमारे संवाददाता इस वक्त हमारे साथ जुड़ चुके हैं। विशाल, कई बड़े नेता जो हैं बीजेपी, शिरोमणि अकाली दल और आम आदमी पार्टी के कांग्रेस में शामिल हो गए हैं। इससे क्या नजर आ रहा है? फिलहाल किस तरह की राजनीति नजर आ रही है? देखिए दीपक, नेताओं का आना जाना एक पार्टी से दूसरी पार्टी में पंजाब में काफी समय से लगा हुआ है। और अगर कांग्रेस में शिरोमणि अकाली दल, बीजेपी या आम आदमी पार्टी से आने वाले नेताओं की बात करें तो ये कोई पहला ऐसा वाकया नहीं है। लेकिन ये जरूर कांग्रेस के लिए एक जिसे कहा जाए कि मॉरली थोड़ा सा जरूर कांग्रेस के लिए एक हाई पॉइंट होगा कि अभी भी चुनाव से ठीक पहले जो बाकी पार्टियों के नेता हैं वो आ रहे हैं। लेकिन ज्यादातर ये वो लोग हैं जो उन पार्टियों में टिकट पाना चाहते थे, चुनाव लड़ना चाहते थे, लेकिन उनको मौका नहीं मिला और अब उन्होंने कांग्रेस का दामन थामा है। लेकिन इतने सब नेता जो कांग्रेस पार्टी में शामिल हो रहे हैं, उसकी चलते कांग्रेस के सामने एक और बड़ी दिक्कत है। और वो दिक्कत यह है कि अपने उम्मीदवारों का चयन और जो फाइनल लिस्ट उम्मीदवारों की है वो अभी तक कांग्रेस पार्टी नहीं कर पाई है। 9 उम्मीदवारों को अभी भी कांग्रेस पार्टी को 9 उम्मीदवारों का नाम तय करना बाकी है। आज जो 10 की लिस्ट कांग्रेस ने जारी की है उसमें से 8 ही नए उम्मीदवार हैं, 2 हैं जिनको बदलकर, पुराने उम्मीदवार को बदलकर नए उम्मीदवार को सामने लाया गया है। तो एक पशुपेश में जरूर है कांग्रेस। सीधे तौर पर रेबेलियन की जो स्थिति हो सकती है कई सीटों पर, खासतौर पे कई जो महत्वपूर्ण सीटें हैं उन पर, उसको शायद अवॉइड करना चाहते हैं कांग्रेस के जो रणनीतिकार हैं वो। लेकिन इसके चलते समय बहुत जल्दी बीता जा रहा है। सिर्फ 5 दिन बाकी हैं नामांकन पत्र दाखिल करने के लिए और उतना ही कम समय चुनाव प्रचार के लिए भी बच रहा है। बिल्कुल, ऐसे में कांग्रेस के लिए बड़ी चुनौती होगी कि जल्दी से जल्दी वो तमाम नाम फाइनल करके उनकी लिस्ट जारी करे। बहुत बहुत शुक्रिया इस तमाम जानकारी के लिए विशाल। अब गोवा चलते हैं। गोवा में नामांकन के तीसरे दिन कुल 8 उम्मीदवारों ने पर्चे भरे। इनमें 5 बीजेपी, 2 आम आदमी पार्टी और 1 निर्दलीय उम्मीदवारों ने नामांकन भरा है। पिछले 3 दिनों में कई आला नेताओं ने नामांकन भर दिए हैं। गोवा में 18 जनवरी तक नामांकन पत्र भरे जा सकते हैं। 19 जनवरी को पर्चों की जांच होगी और 21 तक उम्मीदवार नाम वापस ले सकते हैं। सभी 40 सीटों पर 4 फरवरी को मतदान होना है। और गोवा में अगले महीने होने जा रहे विधानसभा चुनाव के लिए महाराष्ट्रवादी गोमांतक पार्टी ने शुक्रवार को 18 उम्मीदवारों की सूची जारी कर दी। लिस्ट में गोवा क्रिकेट एसोसिएशन के सचिव विनोद फड़के और बीजेपी और कांग्रेस छोड़कर आए कई उम्मीदवार शामिल हैं। एमजीपी ने पहली सूची में 3 मौजूदा और 3 पूर्व विधायकों के नाम शामिल किए हैं। हाल ही में एमजीपी ने राज्य की बीजेपी सरकार से समर्थन वापस लेकर गठबंधन तोड़ दिया था। इसके बाद पार्टी एमजीपी आरएसएस के बागी नेता सुभाष वेलिंगकर की अगुवाई में जो गोवा सुरक्षा मंच बना है उसके साथ
और जीएसएम और शिवसेना के साथ गठबंधन में चुनाव लड़ रही है। सहगठबंधन ये जो गठबंधन है ये 35 सीटों पर कुल मिलाकर चुनाव लड़ेगा। कांग्रेस और बीजेपी के उम्मीदवारों की पहली सूची आने के साथ ही गोवा में राजनीतिक माहौल भी गर्मा गया है। इस बार जनता कई मुद्दों को उठाकर राजनीतिक दलों को परख रही है। समाज के अलग अलग तबके और उनके अलग अलग मुद्दों पर देखिए हमारी यह खास रिपोर्ट। गोवा में चुनावी बिगुल बजते ही इस बार मतदाताओं ने अपने मुद्दे और समस्याओं को जोर शोर से उठाना शुरू कर दिया है। ये लोग आने वाली सरकार से कई मुद्दों और समस्याओं को सुलझाने की मांग कर रहे हैं। एक तरफ गृहिणियां महंगाई और नोटबंदी की आंच अपनी रसोई पर महसूस कर रही हैं, वहीं छोटे दुकानदारों का कहना है कि नोटबंदी के बाद उनकी कमाई में करीब 60% तक की कमी आई है। ऑलमोस्ट एक 60% तो कम हो गया है, तो मतलब उतना बिक्री बराबर नहीं है, तो सेल्स भी थोड़ा डाउन है। तो हम चाहते हैं कि सरकार से कि जितना जल्दी हो उतना इश्यू सॉल्व हो। नुकसान तो बहुत ही पड़ा है। बिजनेस तो आप देखते हैं पूरा बिजनेस डाउन है, बिजनेस तो कुछ नहीं है, गरीब लोगों के लिए तो कुछ नहीं है। कुछ लोग भ्रष्टाचार और नेताओं की वादा खिलाफी को भी इस बार चुनाव में अहम मुद्दा मान रहे हैं। इतना करप्शन है, अपने आप लोगों को ये काम नहीं दिया। तुम कितना भी होशियार हो, आदमी की जो पारख होती है, निरीक्षण, ऑब्जर्वेशन, कैपेसिटी, वो आज दुनिया में नहीं दिखाई देता है। गोवा में सभी 40 विधानसभा सीटों के लिए एक ही चरण में 4 फरवरी को वोट डाले जाएंगे। इस बार सत्तारूढ़ बीजेपी को कांग्रेस और आम आदमी पार्टी से कड़ी चुनौती मिल रही है। संजय कुमार, गोवा, राज्यसभा टीवी। और गोवा से हमारे संवाददाता रविंद्र श्योराण हमारे साथ जुड़ चुके हैं। रविंद्र, फिलहाल गोवा में किस तरह का राजनीतिक माहौल चल रहा है? देखिए, दोनों बड़ी पार्टियां जो बीजेपी और कांग्रेस है, उन्होंने जब अपनी कल सूची जारी की है उसके बाद से यहाँ पर चुनावी गहमा गहमी काफ़ी बढ़ गई है और पिछले 2 दिनों में 11 उम्मीदवारों ने अपने नामांकन पत्र दाखिल किए हैं और एक जो है वो इंडिपेंडेंट है। बाकी सब राजनीतिक दलों से संबंधित जो नेता हैं उन्होंने अपने पर्चे दाखिल किए हैं। यहाँ जिस तरीके से चुनाव नज़दीक आ रहा है वैसे वैसे बड़े राजनीतिक दल अपनी स्ट्रेटेजी बना रहे हैं कि किस तरीके से गठबंधन किसी पार्टी के साथ किया जाए या कुछ पार्टी जो छोटे तबके हैं उनको किस तरीके से अपने साथ जोड़ा जाए, उसकी यहाँ पर तमाम कवायद कोशिश की जा रही है। इसके अलावा जो स्थानीय मुद्दे हैं, देखिए दीपक, यहाँ पर अलग अलग क्षेत्र जो है गोवा के, वो अलग अलग तरीके की कल्चर रखता है और उसके हिसाब से ही राजनेताओं को अपने अपने चुनावी मुद्दों की यहाँ पर ऐलान करना पड़ रहा है। और खास बात यह है कि जितने छोटा ये गोवा प्रदेश है उसी तरीके से छोटी छोटी कई क्षेत्रों में यहाँ पर पार्टियां फैली हुई हैं। उन पार्टियों के साथ किस तरीके से हर राजनीतिक दल अपना समन्वय स्थापित करे, उस पर उनकी कामयाबी जो है बहुत भारी तरीके से निर्भर करती है। बहुत बहुत शुक्रिया इस जानकारी के लिए। और अब उत्तराखंड की बात। उत्तराखंड में कांग्रेस अपने उम्मीदवारों का ऐलान जल्द ही करेगी। पार्टी सरकार के कामकाज को जनता तक ले जाएगी। उत्तराखंड प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष का कहना है कि पार्टी से अलग हुए लोगों ने जनता का भरोसा खो दिया है। उनसे बात की हमारे संवाददाता नव विक्रम सिंह ने। 2014 से और उससे पहले भी हर जगह बड़ा तरंगित है, एक्टिव है और ये पहली बार उत्तराखंड में राहुल गांधी जी के दिशा निर्देशों में ये एक नया प्रयोग हमने किया है। पूरी तरह से जो संगठन है वो बहुत इफेक्टिवली काम कर रहा है। तो जब भी आप कोई कैंडिडेट देंगे तो उस समय उसको किसी तरह की कोई परेशानी नहीं होगी चुनाव लड़ने में, क्योंकि हमने अपना अधिकतर होमवर्क अपना पूरा कर लिया है। जो लोकसभा, राज्यसभा, विधानसभा, विधान परिषद ये टिकट देने का अधिकार सोनिया गांधी जी या राहुल गांधी जी को है या हमारी केंद्रीय चुनाव समिति को है। तो जिस दिन भी केंद्रीय चुनाव समिति हमको हमारे होमवर्क के लिए हमें बुला लेगी कि आपने क्या काम किया है, तो हम उस दिन उनके समक्ष जो है उपस्थित हो जाएंगे। तो हमारे यहाँ किसी तरह की परेशानी नहीं है उम्मीदवारों के बारे में। हमारी टिकट डिसाइडेड हैं, सब तय कर रखे हैं। जिस दिन भी हमारी जो केंद्रीय चुनाव समिति है जिसको ये अधिकार है टिकट देने का, उम्मीदवार के नाम पर फाइनल मोहर लगाने का, जिस दिन वो हमें टाइम दे देगी उसी दिन हम अपने सारे उम्मीदवारों की घोषणा कर देंगे। और अब बात मणिपुर की।
नगा काउंसिल के नेता मिलान शिमरे से और भी मुद्दों पर जो बातचीत हुई थी उनसे हमारे संवाददाता अखिलेश सुमन ने उनसे बातचीत की है। आपको दिखाते हैं नगा काउंसिल्स के नेता मिलान शिमरे से खास बातचीत। How will someone take permission from you? Suppose I am having a truckload of things, then how can I take permission? No, I mean, there may be some necessity, but we don't allow usually goods entering the Imphal Valley, the Imphal cities. Okay, but Naga people are also suffering because of that. Yes, the Naga people ought to suffer for its ancestral homeland. We ought to suffer. We have to defend our ancestral homeland. But sir, this is the election time, and at the election time you have organized a blockage. So how will it impact? Now, election is something that will come every after 5 years. But ancestral homeland, once gone, it will be gone. Therefore, we don't prioritize electoral politics. We are to defend and protect our homeland. मणिपुर में पुरुषों के मुकाबले महिला मतदाताओं की तादाद काफी बड़ी है। चुनाव आयोग ने गुरुवार को चुनाव से जुड़े तथ्य सार्वजनिक किए तो उसमें आंकड़ा साफ हुआ। मणिपुर में 9,68,334 महिलाओं के नाम मतदाता सूची में दर्ज हैं, तो वहीं पुरुषों की संख्या 9,25,409 है। यानी मणिपुर में पुरुषों के मुकाबले 42,925 ज्यादा महिला मतदाताओं की संख्या है। यानी प्रति 1000 पुरुषों पर 1,046 महिला मतदाता। महिला और पुरुष दोनों ही वर्ग में सबसे ज्यादा मतदाता 25 से 40 आयु वर्ग के बीच के हैं। चुनाव आयोग के मुताबिक प्रदेश में 11,915 सर्विस मतदाता भी हैं। आयोग ने राजनीतिक पार्टियों और विधानसभा सीटों से जुड़े आंकड़े भी सार्वजनिक किए। और अब कुछ खबरें संक्षेप में देख लेते हैं। उत्तराखंड विधानसभा चुनाव को लेकर कांग्रेस ने हल्द्वानी में बूथ स्तरीय कार्यकर्ता सम्मेलन का आयोजन किया। इस मौके पर प्रदेश अध्यक्ष किशोर उपाध्याय और मुख्यमंत्री हरीश रावत समेत कई वरिष्ठ नेता मौजूद रहे। मुख्यमंत्री हरीश रावत ने कार्यकर्ताओं से राज्य में कांग्रेस की सरकार बनाने के लिए एकजुट हो जाने की अपील की। पंजाब विधानसभा चुनाव से पहले राज्य में नारकोटिक्स कंट्रोल ब्यूरो को बड़ी सफलता मिली है। ब्यूरो ने अमृतसर से एक व्यक्ति को अफीम की 50 लाख से ज्यादा गोलियों के साथ गिरफ्तार किया है। पंजाब में नशाबंदी एक बड़ा चुनावी मुद्दा है और तकरीबन सभी पार्टियां नशे का कारोबार खत्म करने का वादा कर रही हैं। उत्तर प्रदेश के मुरादाबाद जिले में कुंदरकी से 1 करोड़ की रकम पकड़ी गई है। पुलिस ने एक कार की तलाशी के दौरान रकम को 2 संदिग्धों के साथ गिरफ्तार किया है। साथ ही में राज्य में आचार संहिता लागू होने के बाद से लगातार तलाशी अभियान चलाए जा रहे हैं। फतेहपुर पुलिस ने एक ट्रक से 4,500 साड़ियां बरामद की हैं। पकड़ी गई साड़ियों के बिल पर समाजवादी पार्टी नेता गायत्री प्रसाद का नाम लिखा हुआ है। पुलिस ने ट्रक को जब्त कर लिया है और आईपीसी की कई धाराओं के तहत मुकदमा दर्ज किया है। उत्तर प्रदेश के कैराना में पुलिस ने छापा मारकर अवैध हथियारों की एक फैक्ट्री पकड़ी है। इस फैक्ट्री में अवैध हथियार बनाए जा रहे थे। पुलिस ने मौके से काफी मात्रा में गोला बारूद और अध बने हथियार और औजारों के साथ एक व्यक्ति को गिरफ्तार किया है। झांसी पुलिस ने 3 अलग अलग गाड़ियों से 46 लाख रुपए की रकम बरामद की है। झांसी के मऊरानीपुर चुंगी से 20 लाख रुपए, जेल चौराहा से 26 लाख रुपए और सदर इलाके से 2 लाख रुपए पकड़े गए हैं। तीनों मामलों में 5 लोगों को पकड़ा गया। इस बुलेटिन में इतना ही। नमस्कार।